नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील हालाखंडी और आप देख रहे हैं सुनील की बात। ये एक राजनीतिक चैनल है और इसमें कुछ नई बातों पर मैं डिस्कशन अब क्या करता हूं, अपने हिसाब से उसका विश्लेषण क्या करता हूं। आज मैं बात करूंगा राज्यसभा चुनाव के लिए। राज्यसभा में कुल 56 सीटें खाली हुई थी और इनमें से 42 सीटें पर निर्विरोध उम्मीदवार निर्वाचित हो गए हैं। अब जो बचा है वो कर्नाटका, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में कुल करीब 12 या 16 सीटों के लिए चुनाव होने बाकी हैं। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग राजस्थान है और महाराष्ट्र भी इससे कुछ कम नहीं है। महाराष्ट्र में आज मैं बात करूंगा महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में कुल 6 सीटें खाली हैं, जिसमें से बीजेपी को 2 जाएंगी और एक की पूर्ण पात्रता है। तीनों महाविकास अघाड़ी के सदस्य नेशनल कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बाहर का एक उम्मीदवार इमरान प्रतापगढ़ी को खड़ा किया है, जो कि बताते हैं कि प्रियंका गांधी का बहुत ही नज़दीकी है और वो कांग्रेस का के माइनॉरिटी सेल का अध्यक्ष भी है। इस पर वहाँ पे काफ़ी विवाद भी हुआ और कुछ लोगों ने इस्तीफे वगैरह भी दिए, पर फिलहाल वही कांग्रेस का एक कैंडिडेट है और उसकी जीत की का संभावना है, क्योंकि मिनिमम रिक्वायर्ड 42 वोटों में से कांग्रेस के पास 44 वोट है, यानी 2 फालतू के वोट हैं। इसी तरह एक उम्मीदवार शिवसेना का जा सकता है और एक उम्मीदवार एनसीपी का जा सकता है। एनसीपी ने अपना उम्मीदवार पूर्व मंत्री प्रफुल्ल पटेल को खड़ा किया है, जबकि शिवसेना ने अपने मुख्य प्रवक्ता और सामना के संपादक संजय राउत को अपना पहला कैंडिडेट बनाया है। इसके अलावा उन्होंने एक दूसरा कैंडिडेट संजय पवार को खड़ा किया है, ताकि बाकी दूसरे वोट ले सके। बीजेपी ने 2 कैंडिडेट अपने पीयूष अग्रवाल और अनिल गौड़ को खड़ा किया है और तीसरे कैंडिडेट के रूप में उन्होंने संजय महाडिक को खड़ा किया है, जो कि पहले एनसीपी में थे और अच्छा खासा प्रभाव है उनका एनसीपी में। तो इन 2 असली में जो कॉन्टेस्ट बनती है वो संजय महाडिक और संजय पवार शिवसेना के बीच में बनती है। शिवसेना को अपने अगर पूरे उसके महाविकास के सारे वोट एक साथ रह जाएं तो उनको 14 वोट की ज़रूरत है, 9 वोट की ज़रूरत है, और कांग्रेस को और बीजेपी को 14 वोट की ज़रूरत है। यहाँ पर सारे जो भी हैं छोटे मोटे दल जिनकी करीब संख्या 29 है, उनके वोटों पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह वोट दें। और इसके अतिरिक्त ये भी सुनिश्चित रहे कि कांग्रेस और शिवसेना के वोट जो हैं वो उन्हीं के कैंडिडेट को पड़े, क्योंकि कांग्रेस में भी विद्रोह है और एक समय ये लगने लगा था कि शायद इमरान प्रतापगढ़ी जीत नहीं पाए, उसके वोट वहाँ पे क्रॉस वोटिंग हो, वो वोट बीजेपी के दूसरे या यूँ कहिए कि चौथे कैंडिडेट को चले जाए। लेकिन अब ये इंटरेस्टिंग हो गया है कि ये 2-3 संजय हैं वहाँ पर। संजय महाडिक जो कि चौथे कैंडिडेट है बीजेपी के, संजय पवार और संजय राउत। इसमें एक जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो सामने आई है वो ये है कि संजय राउत से शिवसेना के जो विधानसभा सदस्य हैं काफ़ी खफा हैं और हो सकता है उनके खाते के जो फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट वो हैं वो उनको नहीं दें और संजय राउत किसी तरह हार जाएं या फिर दिक्कत में आ जाएं। ये शिवसेना के एक सेक्शन ऑफ एमएलए का विचार है, ऐसा सूत्रों ने से ज्ञात हुआ है। और यही कारण है कि शिवसेना काफ़ी घबराई हुई है कि कहीं संजय राउत नहीं टपक जाएं। संजय राउत अगर हार जाते हैं तो ये बहुत बड़ी महाविकास अघाड़ी और शिवसेना के लिए एक बेइज्जती की बात होगी। और अब चूँकि ये सरकार ढुलमुल है, इसमें कांग्रेस अपनी तरफ से खींचातानी कर रही है, शिवसेना में कुछ इंटरनली कुछ चल रहा है और बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले में भी हैं, 2 मंत्री सरकार के जेल में भी हैं। तो इन सब के चलते शिवसेना के जो विधायक हैं उनको लगता है कि अब सत्ता उनके पास नहीं रहेगी, और क्योंकि वो 3-3.5 साल तक सत्ता से भोग चुके हैं और अगले 2 साल में ही चुनाव होने वाला है, इससे पहले लोकसभा का भी चुनाव है, तो वही चाहते हैं कि किस तरह से बीजेपी से अपने संबंध अच्छे कर लिए जाएँ और ताकि भविष्य में उनके लिए वापस लोकसभा, विधानसभा या विधान परिषद आदि में कहीं जाने की संभावना बने। तो ये एक डर जो है वो वास्तव में उद्धव ठाकरे और शिवसेना को डरा रहा है। एक सीट हार जाना उनके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि संजय राउत हारने वाला कैंडिडेट संजय राउत नहीं होना चाहिए। यह ज़्यादातर
जो पत्रकार हैं ये इस बारे में इस ऐसा कयास नहीं लगा रहे हैं, लेकिन एक बहुत ही प्रसिद्ध पत्रकार हैं प्रदीप सिंह, जो आपका अखबार नामक चैनल चलाते हैं, उन्होंने हल्की सी ये बात छेड़ी थी और इसी को मैंने आज आपको विस्तार से बात कर रहा हूँ। एक और जो बुरी बात है महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के लिए कि उसके 2 जो वोटर हैं वो जेल में हैं, यानी 2 मंत्री जेल में हैं और ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जेल से आके वो वोट डाल सके। हालांकि उन्होंने एप्लीकेशन दी है, पर इसका भरपूर सीबीआई के वकील ने विरोध किया है। तो इस तरह से ये कुल बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन गई है। और अगर इसमें यदि शिवसेना के संजय राउत हार गए तो फिर महाराष्ट्र सरकार को आगे चलते रहने के लिए ये शायद समस्या बनेगी, क्योंकि उसके बाद फिर शिवसेना में तोड़ होगा। उसके कुछ सदस्य हो सकता है डायरेक्ट बीजेपी में नहीं आए, वो अपना भविष्य राज ठाकरे के साथ देखें और वो राज ठाकरे के पास चले जाएं। तो ये जो वास्तव में चुनाव है ये काफ़ी कठिन परीक्षा है उद्धव ठाकरे की, और संजय राउत का यदि वो विकेट बचा पाते हैं तो इनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हो सकता है इसके बाद ये इस पहलू पे और भी बहुत सारे जो टीकाकार हैं वो बातचीत करेंगे, पर और उनको डेफिनेटली, क्योंकि वो एक बहुत बेहतर विश्लेषण करता होते हैं, उनका विश्लेषण बहुत इंटरेस्टिंग होगा और मैं भी उनको सुन के यदि कुछ मुझे उसमें से नई बातें लगी तो आपको अवश्य बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा किसी नए विषय को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। और यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास मैं पहुँच सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।